बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। मज़ा आ जाता है मुझे जब आवाज़ में आवाज़ मिला के हमजा जो है ना अस्सलामुअलैकुम कहते हैं। इतनी आमांगी जो है ना ये तो बड़े बड़े लोगों के दरमियान नहीं पाई जाती। बस फरा ये बहुत अच्छी बात है कि हम आहंगी है और हम आहंगी होनी भी चाहिए है। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी होनी चाहिए, वैसे हर एक के साथ आपकी होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप वाइल ग्रोइंग अप, वैसे तो यू आर स्टिल ग्रोइंग अप माशाल्लाह से, लेकिन क्या ड्रीम्स थे, क्या ख्वाहिशात थी हमजा आपकी? फरा ख्वाहिशात ये थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी हैसियत से किसी न किसी तरीके से करना है। कई ख्वाब होते हैं जो आप सोचते हैं बचपन से लेकिन वो हो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जो आपका अल्टीमेट गोल है वो जब ये होता है कि जी अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो चाहे वो फील्ड्स बदलती भी जाएँ आपको करना कुछ चाहिए। अच्छा मैं अपना भी बताती हूँ कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो हालांकि मैं लड़की थी हमजा, लेकिन मेरे दिल में एक शौक था कि मैंने 16 साल की उम्र के बाद ना किसी से पैसे नहीं लेने। अच्छा। आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट, आई हैव टू अर्न जहाँ से भी मैं कमाऊँ। क्या बात है। ये मेरा एक टारगेट था कि मुझे काम करना है और मुझे इंडिपेंडेंट होना। टारगेट आपने तो अचीव किया भी है ना उसको। हाँ लेकिन बहुत सारे लोग और भी हैं, शुक्र अल्लाह का, बहुत एहसान। लेकिन आज मैंने एक सैड मामले की तरफ बात करना चाह रही हूँ जिसके लिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। आप सबको इल्म है कि हमारे मुल्क में नौजवान जो है वो कसीर तादाद में है। 30 साल से कम उम्र नौजवान जो है वो 60% है हमारी आबादी का। हम एक नौजवान मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये 60% जो हमारी आबादी है ये बददिल हो जाती है। इनको अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई नहीं देते, इनको मायूसी होती है। ये समझते हैं कि डिग्री ले भी ली तो नौकरी के लिए यहाँ पर जूतियाँ तोड़नी पड़ेंगी, फिर उसके बाद भी सिफारिश नहीं मिलेगी तो कोई मुनासिब जगह नहीं मिलेगी, जो इतनी गलत नहीं है। यानी ठीक है कि मेहनत करने से आपको एक मंजिल मिलती है, आप लगन से, शौक से, वलवले से काम करें। कोई भी काम भले वो मामूली हो, जैसे मैंने अपनी भी बात इसलिए की, बहुत मामूली, बहुत छोटे 150-100 रुपए वाला काम भी जिसे आप समझते हैं बहुत हकीर है, आप वो भी करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से मांगना नहीं। लेकिन जब नौजवान बदल होते हैं ना हमजा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कंटेनर्स में बैठते हैं, पहले ईरान जाते हैं, फिर ईरान से बलूचिस्तान से पहले समुंदर के थ्रू सफ़र करते हैं, फिर तुर्की जाते हैं, फिर यूनान, और कई दफ़ा कंटेनर्स में दम घुट जाता है। वहाँ पे आज भी जो खबर एक है उसके मुताबिक 5 नौजवान जो हैं उनकी इसी तरह से हलाकत हुई है। बिल्कुल कीमती हैं ये हमारे लिए, अपने घरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन ये इनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ एक ख्वाब के लिए कि वहाँ जाने से शायद सब कुछ बेहतरी आ जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं। फरा ये मामला इतना है कि जो ख़ासतौर पर लड़के होते हैं ना वो खुद से ही ये प्रेशर लेना भी शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये प्रेशर शायद होता भी है, लेकिन खुद से एक प्रेशर लेना भी शुरू कर देते हैं कि भाई हमने कुछ करना है। और फिर जो हमने सोसाइटी को दिखाना है ना कि भाई देखें हम तो इतना पैसा कमा रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, और उससे फिर जो ताने मिल रहे होते हैं, जो सोसाइटी भी ताने वापस दे रही होती है ना, उससे वो कहते हैं कि भाई अब हमें निकलना है यहाँ से, और पाकिस्तान से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। और उस जिस तरह से आपने बताया कि अफसोसनाक तरीन लम्हा होता है कि फैमिली भी भेज देती है कि भाई आप चले जाएं। और जो बदकिस्मती होती है ना वो ये होती है कि आपने दूसरे के साथ नहीं मुआवजा करना कि वो आज गाड़ी में बैठा हुआ है तो मैंने भी एक छलांग लगानी और गाड़ी में बैठना। अपनी साइकिल भी अच्छी है, अगर आपने छोटी उससे शुरू किया है, कम नौकरी है, आप खुश हैं, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, आपको ख़ानदान दिया, आपके अंदर हिम्मत है, आप हलाल कमा रहे हैं और आप मुतमईन हैं, आपका ज़मीर जो है इस पर खुश है, तो यकीन कीजिए कि आप ज़िंदगी में खुश और मुतमईन तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। कामयाबियाँ, रिज़्क, शोहरत, इज्जत, गाड़ी, दौलत, बंगला सब आ जाता है, और नहीं आता तो आप बिल्कुल इंसान वापस नहीं आता। और रिस्क का तो वादा अल्लाह ताला ने खुद किया है, जिसका वादा खुदा ने खुद किया है उस पर तो हमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फरा टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने पर ताजिर हज़रात और दुकानदार नाराज। टाइगर फोर्स के एहलकारों ने चेकिंग के नाम पर बदतमीजी शुरू कर दी, दुकानदारों का शिकवा। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान टमाटर और प्याज की कीमतों में इजाफा, टमाटर की कीमत 128 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। हुकूमत का ईरान से टमाटर और प्याज मंगवाने का फैसला।
सिगरेट इंसानी सेहत और पैसे दोनों का ही दुश्मन। पाकिस्तान में नाबालिग बच्चों में भी सिगरेट नोशी का रुझान बढ़ने लगा। पाकिस्तान में 2 करोड़ से जायद नाबालिग बच्चे सिगरेट नोशी करते हैं, जर्मन इदारे का इंकशाफ। जी, तो टॉप स्टोरी यही है कि, और अच्छी खबर है फरा ये कि आखिर कई रोज़ बाद ही सही, लेकिन जो मोटरवे रेप केस का मरकज़ी मुलजिम था आबिद मल्ली, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है उसने, और दोबारा से जो है DNA के लिए उसका टेस्ट जो है भिजवा दिया जाएगा। सो हम मुबारकबाद देंगे उन तमाम पुलिस अफसरान को जिन्होंने, जिसे कहनी चाहिए, बड़ी अच्छी तहकीकात की। उन्होंने पहले तो कहा मीडिया को इससे दूर रखा जाए क्योंकि हमारी सारी जो है वो चीज़ें आउट होती है। इस दफ़ा साबित भी हो गया कि अगर उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की है तो उसका नतीजा भी निकला है। इस मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, इसकी सज़ा जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हम पूरी कौम को इत्मीनान होगा कि इसको उस तरह से इबरत का निशान बनाया जाता है कि आइंदा आने वाले ऐसे वाक़यात और बहुत सारे ऐसे दरिंदों का जो है रास्ता रोका जा सके, उनका कला कमा किया जा सके। और हुकूमत भी यही बात कर रही है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, इबरत का निशान बनाया जाएगा, और इबरत का निशान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ट्रैप सेट किया गया था पुलिस की जानिब से, वो भी कुछ सामने आया कि जी कि उसकी वाइफ के थ्रू, उसकी बीवी के थ्रू जो है रब्ता करवाया गया। बिल आखिर गिरफ्तारी अमल में आई है। इसी पर बात करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, कहिएगा कि बड़ी कामयाबी है, आबिद मल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है, सज़ा की खासी बात हो रही है कि इसको कैसी सज़ा दी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि ये शैतान से इंसान जो है ना, जिसने हमारी पूरी कौम का नाम बदनाम किया था, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है और ये गिरफ्तार हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, खुसूसन IG पंजाब इनाम गनी साहब को भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस केस में मुसलसल अपने आप को इन टच रख के इस सारे मामले को सॉर्ट आउट किया। दूसरी बात यह है कि अभी आप अपने इंट्रो में भी ये बता रहे थे कि अब बुनियादी इशू जो है वो अब इसकी सज़ा और इसकी प्रोसिक्यूशन है। मैं तो कल से ये बात कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाने पाऊँ और हुकूमत की तरफ से हम प्रोसिक्यूशन में 1% भी किसी किस्म की कोई नेगलिजेंस, कोई नाअहली और कोई सुस्ती इंशाल्लाह हमारी तरफ से नहीं होगी। अब डिपेंड करता है कि जितना पुरानी प्रैक्टिस है कि अदालती कार्रवाइयों के ऊपर भी डिपेंड करता है, और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको कम अज़ कम एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। कम अज़ कम हमारी सोसाइटी और माशरे के अंदर ये जो रेप के केसेस हैं बच्चे और बच्चियों के साथ, ख़वातीन की ब्लैकमेलिंग, ख़वातीन की जिनसी हरासगी, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें अकेले हुकूमत अपना किरदार सिर्फ अदा नहीं कर सकती, अकेला पुलिस का डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, अकेला इंतज़ामिया नहीं कर सकती और अकेली अदालतें भी नहीं कर सकती। ये हम सबको मिलकर अपने अपने एंड के ऊपर जो जो इनसे मुतल्लिका शोबे हैं और उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और अब प्रोसिक्यूशन में भी इंशाल्लाह, जिस तरह हमने 72 घंटों के अंदर इस पूरे केस की तफ्तीश कंप्लीट कर दी, पहले 3 दिनों में अंधा केस था, ब्लाइंड क्राइम था, जिसमें विक्टिम एक था, वो वही गवाह था, वही विक्टिम था, और उसने पहले 72 घंटों में किसी किस्म का कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था जनरल इन्वेस्टिगेशन में, बिकॉज वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब था। उसके बावजूद 72 घंटों में ये केस 100% की तफ्तीश कंप्लीट हो गई थी और 2 मरकज़ी मुल्ज़िमों से 1 मुल्ज़िम भी गिरफ्तार हो गया था, अब दूसरा भी गिरफ्तार हो गया है। तो इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस इस पे 1% कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे ताकि आइंदा इंसानियत वो कोई दूसरा शख्स ना कर सके इंशाल्लाह। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, थोड़ी सी अवाम के कुछ और देरीना मसाइल भी है जिनमें से एक महंगाई है, आप वाकिफ़ हैं, वज़ीर आज़म ने भी उस पर नोटिस लिया है, लेकिन वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार इस पर नोटिस ले चुके हैं। काबीना में भी हमेशा खबरें आती हैं कि मामला डिस्कस किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ माफियाज़ की निशानदही भी की जाती है। 2 साल गुजर गए हैं लेकिन माफियाज़ उसी तरह से सरगर्म है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, इन तमाम चीज़ों का कला कमा नहीं किया जा सका। आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं? असल मैं बड़ा बोल्ड और ब्लंट आदमी हूँ, मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूँ और मैं वो रवायती किस्म की बातें करने वाला शख्स नहीं हूँ। ये बात ये है कि इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान साहब की वज़ारत उस्मा, PTI की हुकूमत, ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन मुतहदा अपोजिशन की जो 40 साल से मुसलसल इक़्तिदार में थी मुल्क में,
उन्होंने ये सारे माफियाज जो है ना डेवलप किए हैं इस पाकिस्तान के अंदर, और अभी तक इनकी सरपरस्ती और इनके लिंक्स और इनके राब्ते और इनकी कोऑर्डिनेशन और इनका कनेक्शन वो उनके साथ मौजूद है। वो मुख्तलिफ अंदाज से कभी गंदम का, कभी चीनी का, कभी अद्वियात का, कभी किसी चीज़ का, कभी किस चीज़ का, इन्होंने जनाब माफियाज को हल्लाशेरी दे के ये मामला खड़े किए रखे होते हैं बहरान। हम कोशिश कर रहे हैं, एक तो हम कवर करते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरे को कवर करते हैं, तीसरा आ जाता है। इसमें हम ये भी कहते हैं, मतलब इसमें कोई इनकार नहीं है कि इंतजामिया की और ब्यूरोक्रेसी की और हमारी हुकूमती एहलकारों की भी इसमें अंदर सुस्ती होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये पूरे का पूरा जो माफियाज का पीछे इनके जो पैट्रोनाइज कर रहे हैं ना इनको, ये पाकिस्तान लूट पाए स्टेशन। अब देखें, पंजाब ने इस दफा भी और पिछली दफा भी गंदम की प्रिक्योरमेंट में अपना हक अदा किया, पिछले 35 सालों से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, लेकिन हासिल वसूल क्या हुआ कि सिंध के अंदर पिछली दफा 0 प्रिक्योरमेंट थी गंदम की, और पास्को से भी इन्होंने गंदम 5 लाख टन लेने की जान के इन्होंने इस साल जनवरी फरवरी तक नहीं दी जब तक बहरान खड़ा नहीं हो गया, और फिर भागम भाग गया, वो 2 लाख टन ली। अब की बार इन्होंने 12.5 लाख टन प्रिक्योर किया, लेकिन अभी तक एक दाना गंदम इन्होंने फ्लोर मिलों को नहीं दिया सिंध के अंदर, और आटा वहां पे इस वक्त जनाब आपका बिल्कुल ठीक है। चौहान साहब, जब आप ये फरमाते हैं कि माफियाज जो है वो मजबूत हैं और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बावजूद अभी तक माफियाज जो हैं वो डिक्टेट करते हैं कि किस तरह से बहरान पैदा होंगे और किस तरह से बहरान जो है वो चलाए जाएंगे, तो आप ये नहीं कहते फिर इसका मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कमजोर है, उसकी रेट कमजोर है, अमल दरामद में कमजोरी है, या फिर ये कि आप समझ नहीं पाते हैं मामलात को, मसाइल को? नहीं, ये बात नहीं है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम 1 नहीं, 2 नहीं, 30 नहीं, हम जनाब सैकड़ों फ्रंट्स के ऊपर जनाब इमरान खान साहब और हमारी हुकूमत जो है इन चोरों लुटेरों का जना सामना और मुकाबला कर रही है, और ये लोग जो है ना बड़े मजबूत, इनके कारोबार इनके हैं, सीमेंट का कारोबार इनका है, चीनी के इनका है, आटे की इनका है, दवाइयों का इनका है, दूध के ऊपर इनका कंट्रोल था। अब पिछले 10 साल आप देख लें इस पंजाब और पाकिस्तान के अंदर किनका जनाब इन कारोबारों के ऊपर कंट्रोल था, किन खानदानों का? सिंध के अंदर जनाब शुगर का कंट्रोल किस खानदान के पास है? 90% जनाब जरदारी के खानदान के पास शुगर मिलते हैं और कंट्रोल है। पंजाब के अंदर आपके कम से कम आधे बिजनेस जिसपे 100% कंट्रोल आले शरीफ का था, क्या दूध हो गया, क्या छोटा गोश्त हो गया, क्या बड़ा गोश्त हो गया, क्या पोल्ट्री हो गया, क्या अंडा हो गया, क्या अद्वियात हो गई, जो कारोबार पे हाथ डालेंगे, चीनी हो गई, आप तक कोई कारोबार पे हाथ डालेंगे, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, नैन नवाज, अली डार, अली जनाब सारदार, इनके कंट्रोल थे। अब जब इनका कंट्रोल था तो अब ये पूरी कोशिश करते हैं। जी ठीक है, कोशिश करते हैं जी, बिल्कुल ठीक। चौहान साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ताजिर बरादरी खासी नाखुश है वज़ीर आज़म के फैसले से कि टाइगर फोर्स को एक काम सौंप दिया गया है, टाइगर फोर्स का तो मैंडेट ही नहीं है, और फिर ऑपोजिशन ये बातें कर रही है कि भाई टाइगर फोर्स का मैंडेट है क्या, कि जब आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद है, इंतजामिया है, सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, तो टाइगर फोर्स कैसे इंश्योर करेगी? और अब वो कह रहे हैं कि हमारे से बदतमीजी की जा रही है, ताजिर ये कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बस वो कुछ चीज़ों को फजूल की जना वो हाइप देके और एक्सैजरेट करके जना प्रेजेंट कर दिया जाता है। कोई इसका टाइगर फोर्स का काम ये नहीं है कि टाइगर फोर्स का जो जिले का हेड है वो एसी लग गया है, जो डिवीजन का हेड है वो डीसी लग गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। काम उन्होंने ही करना है, एसी ने, डीसी ने, मजिस्ट्रेट ने, प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, इंतजामिया ने, इन्होंने ही करना है। ये तो जस्ट एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे जस्ट फॉर जनाब इंडिकेशन और जनाब चीज़ों को पॉइंट आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जना एक उनका वो है। ये कोई वो नहीं है कि इनकी कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी लग गई। और मीडिया के अंदर भी बस और बाकी पब्लिक में भी और पॉलिटिकली भी एक चीज़ चलती है तो बढ़ चढ़ के पता नहीं किधर से किधर पहुंच जाती है। तो ये टाइगर फोर्स का कोई किरदार वो नहीं है कि कमिश्नर लग गए या डिप्टी कमिश्नर लग गए या एसी लग गए। चौहान साहब, ये जो एतराज़ किया जा रहा है ताजिर बरादरी की तरफ से और करियाना के लोगों की तरफ से कि अमल दरामद टाइगर फोर्स के जरिए से उस वक्त तक तो मुमकिन ही नहीं है जब तक अशिया की कीमतों का असर-ए-नौ मुतय्यन नहीं किया जाता। ये काम तो किया नहीं गया जो करने वाला था। प्राइस कंट्रोल कमेटियां हमारे यहाँ बड़ी बनी हुई हैं, साल से इस तरह से कीमतें रेगुलेट होती हैं, नहीं की गई। ये क्यों नहीं हुआ कि हुकूमत की नज़र नहीं रही इस तरफ से और इतनी जो है चीज़ें और उनकी कीमतें बढ़ गई। रोटी जो है वो 10 रुपए की करनी पड़ गई। ये कैसे हो गया कि हुकूमत ला इल्म रही, बेखबर रही? आपको एहसास नहीं हुआ कि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं? अद्वियात समेत हर एक चीज़ जो है वो लोगों की दस्तरस से बाहर हो गई है।
नहीं देखिए, बात ये है कोई, मैं अब इस पे जना मैं क्या कहूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको बहुत ज्यादा हाइप देके जना प्रेजेंट किया जाता है। अब कुछ कीमतों के हवाले से भी बहुत ज्यादा हाइप देके जना वो रियलिटी कुछ और होती है, बताया कुछ और जाता है। क्योंकि हमारे भाषा की एक प्रैक्टिस है कि जिस साइड पे सब चल पड़ते हैं उसी साइड पे जना सारे जना वो बढ़ चढ़ के चीजों को बयान करना शुरू हो जाते हैं। चीजें कोई हद से ज्यादा आउट ऑफ, ठीक है महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें डॉलर की कीमत का बढ़ना भी है, उसमें ये माफियाज भी हैं, उसमें ये स्मगलिंग भी है, लेकिन चीजों को बहुत ज्यादा, मतलब मुझे भी बता दीजिए आलू 100 रुपए किलो हो गया, अब आप मुझे बताएं आलू कितने 100 रुपए। अच्छा चौहान साहब, इधर सिर्फ एक चीज ले लीजिएगा, इस पे सिर्फ एक चीज ले लीजिएगा। जब आपने हुकूमत संभाली थी तो 3.92 जो थी ना महंगाई की शरह थी, अब 11.22 है। तो बस आगे बात को कंटिन्यू कीजिए। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, आप दोनों को जो ना माशाल्लाह मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, मैं पुराना सियासी कारकुन हूँ, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप 2008-2009 2 साल आप जरा जना इसका निकालिएगा जो जरदारी के पहले 2 साल थे, और पहले 2 साल जो नवाज शरीफ की हुकूमत के थे ना 2014, 2013, 2014 और 2015 का मिड, जरा आप इनका निकालिएगा जब ये आए थे तो क्या महंगाई के हालात थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस वक्त वो ये कहते हैं कि हमने की हम लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई थी, जो कि अब नहीं है, अब तनख्वाहें बल्कि घट रही हैं। ये लूट के खा गए थे ना। अच्छा, ये तो पूरा पाकिस्तान लूट के खा गए हैं। जी ठीक है। हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातह के मजाक इस मुल्क को लूट के खा गए हैं। ये तो छिको छिक गंडेरियां अदियां मेरियां, बाकी अदियां भी मेरियां के हिसाब से इन्होंने मुल्क को लूटा है। अब कहाँ से जना वो मतलब है सब्सिडीज के जना इन्होंने जाली तरीके से पूरी इकॉनमी बरकरार रखी हुई थी। डॉलर की कीमत जना इन्होंने जाली तरीके से जना तरीके से हाल डाल रखी हुई थी, सैकड़ों अरब रुपया जना मार्केट में छोड़ के। अब इस किस्म के जाली तरीके से जब आप इकॉनमी को मेंटेन सस्टेन करेंगे तो जब यकदम उसको आप रियल सिचुएशन में लाएंगे तो फिर इस किस्म के मिसहैप्स तो होंगे ना। बिल्कुल ठीक है। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात जो है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ताजिर एसोसिएशन से भी कर लेते हैं। अतीक मीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अतीक मीर साहब। आप फरमाइएगा कि क्या एतराज़ात हैं टाइगर फोर्स के ज़रिए से महंगाई को कंट्रोल करने की। वज़ीर-ए-आज़म ने अगर बात की है तो उन्होंने तो एक सर्विलेंस की बात की है कि अपडेट करते रहें कि कौन सा दुकानदार जो है वो सरकारी नर्क पर चीज़ें जो है वो नहीं फराहम कर रहा लोगों को। तो इसमें फिर इतना सिखपा होने की क्या ज़रूरत है ताजिर बरादरी को? देखिए, मैं ये बात कहता हूँ जो जुर्म करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो वॉल्यूशन करे उसकी रोकथाम होनी चाहिए। इस वक्त एक बहुत बड़ा तबका है, बेशक मैं एतराफ़ करता हूँ कि ताजिरों में भी उनकी कसीर तादाद है जो मौका परस्त भी है, मसनूई महंगाई के ज़िम्मेदारान भी हैं। अब बहुत सारे सेक्टर्स में मैं देख रहा हूँ इस वक्त मामलात आपे से बाहर हैं। हुकूमत की कमज़ोरी या हुकूमत का नक्स ये है कि वो इस माफियाज को लगाम देने में कामयाब नहीं है। ये माजी में भी आप देखें, गंदम से लेके चीनी, हर चीज़, कोई भी अशाए खुर्दोनोश को आप देख लें, माजी में भी ये माफियाज जो मसनूई महंगाई मुसल्लत करने वाले हैं, कभी रमज़ान मुबारक में, उसके अलावा आम दिनों में कोशिश तो इन्होंने हमेशा की, लेकिन हुकूमत की रियासत की रिट कहाँ है? क्यों नहीं रोक पाते इन्हें? यकीनन जब तक ये आपको याद होगा, अभी कुछ पुरानी बात, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आटा मिलों को सील किया गया था और उसके बाद आटे की कीमत नीचे आना शुरू हो गई थी। अभी मैं कहीं कार्रवाई देख नहीं पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल वेलकम कहता हूँ, चाहे वो ताजिर हों, चाहे वो सनतकार हों, जो गलत है गरीब आवाम की खातिर, आम आदमी के लिए जो महंगाई में सुलग रहे हैं उनके लिए इन्हें लगाम देनी चाहिए, इन्हें सजाएं दी जाने। बल्कि अयूब खान के मार्शल लॉ में कि लोगों ने खुद अपने गोडाउन्स खाली करने शुरू कर दिए थे, ऐसी सख्ती होनी चाहिए, वरना ये इंसान की जिबिलत में है कि वो जब ये देखता है कि उसे को रोकने वाला नहीं है तो शैतान का साथी बन जाता है। इस वक्त भी महंगाई के माफियाज
मुकम्मल तौर पर शैतान के साथी बने हुए हैं। इन्हें रोकने की जरूरत है। हुकूमत अपने रेट कायम करे। बेशक महंगाई के दीगर अवामिल भी हैं, कुछ इम्पोर्टेड चीजें हैं, डॉलर्स की वजह से उनकी कीमतें ज्यादा हैं। क्या है ताजरों की तरफ से जो एहतजाज सामने आ रहा है वो क्या है? उस शिकवे की बुनियादी वजूहत की आप जो बातें कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, ये तो वही बातें हैं जो आवाम का दर्द रखने वाले किसी भी इंसान से सुनने की उम्मीद होती है, हुकूमत भी करे। फिर इख्तलाफ कहाँ पे? कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए, ताजरों के अंदर अगर एक माफिया घुसा हुआ है और वो चाहता है कि कोई किसी किस्म का इक़दाम ना हो, तो मैं तो उस माफिया का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो इस कौम के साथ हूँ, मैं गरीबों के साथ हूँ, मैं आवाम की बात करता हूँ। इसलिए कि महंगाई ने इस वक्त ये सूरत हाल पैदा कर दी। एक गरीब आदमी सुबह सोचता है कि वो अपने किचन में पकाने के लिए क्या खरीदे, लेकिन कोई जवाब नहीं है। अगर ये सब्जियों के रेट 150-200 रुपए किलो हो गए, टमाटर जैसी और आलू जैसी चीज ये 100-150 रुपए तक चली जाए, कोई इसमें रीजन नहीं है, कोई आप इसमें जवाब नहीं पेश कर सकते कि इसका ये जवाब है। बिल्कुल तो सिवाय इसके कि ये सब महंगाई का एक मसनूई वार है। जी ठीक है। अतीक मीर साहब, ये कहिएगा ना फिर कि जब हुकूमत भी यही बात कर रही है और जब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं तो ताजिरों से पूछा जाए, ताजिर कहते हैं कि भाई हमें तो कीमतें ख़रीद जो है इतनी नहीं पड़ रही जितनी हुकूमत जो है रेट फिक्स कर देती है। डीसी रेट के ऊपर भी मसाइल हैं। फिर ये मसाइल क्यों हैं? अब ये कह दिया गया रावलपिंडी में ताजिरों की जानिब से कि जी डीसी रेट वाली अशिया की फ़रोख्त नए रेट तय होने तक हम देंगे ही नहीं। तो फिर ऐसे मामला क्यों हैं? इस पर कोई शक नहीं है कि एक जो बुनियादी सतह है महंगाई की वो तो आड़ती है, वो तो मंडियां हैं, होल सेलर्स हैं, इम्पोर्टर्स हो सकते हैं। हुकूमत जब इस पर क्रैक डाउन करे तो फिर सबको देखना पड़ेगा, हर पहलू को देखना पड़ेगा। और बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो एक मिडलमैन के जरिए खरीदी जाती हैं, बहुत सी अशिया डायरेक्ट खरीद ली जाती हैं, जैसे दूध है, जिस तरीके से गोश्त है, इनमें मिडलमैन ज़्यादा इन्वॉल्व है। यही सबब है कि आप इसको कंट्रोल करने में अक्सर कामयाब नहीं रहते। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हुकूमत के लंबे हाथ हैं, कानून के लंबे हाथ हैं। ये हर उस सतह पे ये इक़दाम कर सकते हैं जहाँ आम आदमी की पहुँच नहीं है। लेकिन क्या किया जाए? हुकूमत के वो इदारे जो महंगाई की रोकथाम, प्राइस को चेक करने के जिम्मेदार हैं, उन्हें तो उनके घर में सब कुछ मिल जाता है। ये राशि लोग हैं, ये बिक जाने वाले लोग हैं। इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो कतई तौर पे क्रैकडाउन करने में ये दिलचस्पी नहीं रखते। इनकी दिलचस्पी इसी में है कि ये इनका सीजन है। अतीक मीर साहब, ये भी फरमाइएगा, क्या ताजर कॉपरेट करते हैं? फर्ज किया हुकूमत कोई एक सरकारी नर्ख तय करती है तो उस सरकारी नर्ख पे चीज़ें उसी क्वालिटी की दी जाती हैं, जैसे ए क्वालिटी बी क्वालिटी। मैंने कल भी जिक्र कर रही थी, सर हम जाएं डीसी रेट पे चीज़ें लेने के लिए तो वो कहते हैं जो बिल्कुल कल की पुरानी पड़ी हुई चीज़ें ये डीसी रेट पे, जो ताज़ा है ना उनका तो रेट कुछ और है। तो ये जो आप काली भेड़ों की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन क्या ये निशानदेही कभी गवर्नमेंट को भी की है ताजिर बरादरी ने खुद से कि ये लोग हैं जो कि नहीं कॉपरेट करे, हुकूमत को नाकाम करने या फिर अवाम को इस वक्त जो है एक्सप्लॉइट करने में मसरूफ़ है? देखिए, हुकूमत को सारे रास्ते पता हैं कि कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से रोकना है, कहाँ से इसकी इस्लाह करनी है। लेकिन मिसाल के तौर पे एक वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, उसके मातहत जो इदारे हैं, मैंने अभी अर्ज़ किया कि उन इदारों का भी तो किबला को दुरुस्त करे। अब ये कमिश्नर ऑफिस से रेट्स शेख उर्दू नोश के इनके रेट्स निकाले जाते हैं। ये एक सरसरी कार्रवाई के बाद ये रेट जारी करते हैं। अभी भी देखने आप सब्जी मंडी में चले जाएं, अगर किसी चीज के रेट 50 रुपए किलो हैं तो बाजार में 150 रुपए किलो बिक रही है। तो आप आड़तियों पे, होल सेलर्स पे मरकजी जो पॉइंट्स है उस पर शब खून क्यों नहीं मारते, उनकी गर्दन क्यों नहीं दबोचते? ये A to Z इस पूरे नेटवर्क को देखना होगा, पूरे नेटवर्क को संजीदगी के साथ रोकना होगा। बिल्कुल, ये वरना तो इसी तरह तरीका जिसका हाथ चलेगा, जिसको मौका मिलेगा वो यही काम करेगा। और ये इस कौम, बेशतर लोग इस कौम में ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें
आज कितने पैसे मिले उनको ये याद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, Thank you. साहब बहुत है, शुक्रिया, आप उदास हमारे होने के साथ बाद। मौजूद थे और इस मामले पर बात कर रहे थे। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएंगे। आपके इल्म में है, अभी कल हम टमाटरों की बात कर रहे थे, बिल्कुल। और टमाटरों का मसला जो है ना, वो कोई हमारा बहुत ही बुनियादी मसला बनता जा रहा है। आपको याद होगा भी पिछले कुछ महीने पहले हम चले जाएं तो इंडिया से टमाटर जो है, जब हमारे हालात ख़राब हुए थे तो इंडिया के किसानों ने टमाटर फेंक दिए थे कि हम टमाटर यहाँ ख़राब कर देंगे, पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। सो हमारी जैसा ज़रई मुल्क जो कहता है कि हम ज़रई मुल्क हैं, उसका हाल ये है कि अगर टमाटर और प्याज इंपोर्ट ना किए जाएं तो यहाँ पर कीमतें जो हैं वो 200-400 के करीब पहुँचने लगती हैं। बिल्कुल ऐसी है फरा। अब यही फैसला कर लिया गया कि टमाटर और प्याज जो हैं वो ईरान से अब इंपोर्ट किए जाएंगे, ईरान से लाए जाएंगे। 1 महीने के लिए इजाज़त दे दी गई है और अगर फिर भी इस्तेहकाम नहीं आएगा कीमतों में तो उस दौरानिया को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन पिछले साल भी ऐसा हुआ था, पिछले साल भी जब किया गया था तो फिर भी कीमतें नीचे नहीं आई थी, 300 से ऊपर तक चली गई थी कीमतें। वही माफिया वाली बात है। लेकिन जानेंगे इस बारे में कि वजूहात क्या हैं। सैयद महमूद बुखारी हमारे साथ हैं, चेयरमैन एग्री फोरम। सैयद महमूद बुखारी साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा सर कि क्यों हमारा ज़रई मुल्क है, क्या टमाटर हमारे यहाँ पैदावार कम है या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्यों बाहर से मंगवाने पड़ते हैं हमें ईरान से या फिर इंडिया से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं 92 के कि उन्होंने किसानों के इतने अहम मसले को और पाकिस्तान की इस अहम ज़रूरत को उठाया। गुजारिश ये है कि क्योंकि हमारी हुकूमतों की ज़राअत जो है वो कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। बुनियाद ये है कि अगर ये वक्त पे फैसले नहीं लेंगे तो फिर इस तरह के जो आपको मनाजर देखने में मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर टमाटर जो है वो हर मौसम में होता है और हर जगह पे होता है। अच्छा, उसमें अब बुनियादी चीज़ है कि सिंध में जो होनी थी क्रॉप वो बारिशों की वजह से डैमेज हो गई। सवात का जो है टमाटर वो अभी आएगा, लेकिन वो उन्हीं के इलाके की जरूरत के लिए काफी है। हमारी जो है वो 2000 टन योमिया जो है वो तकरीबन वो खपत है जी। तो हुकूमत जो है वो इस पे तवज्जो नहीं देती। बुनियादी चीज ये है, किसान का काम तो ये है कि वो मेहनत करता है, वो मुशक्कत करता है, वो रात दिन जो है वो 50 डिग्री पे भी काम करता है और मुल्क के लिए अनाज मुहैया करता है, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं है। आप ये देखें कि लोग तो नारा लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो, मैं कहता हूँ किसान को इज्जत दो। बिल्कुल। इसके किसान इस मुल्क का मैं आपको वजूहात बताता हूँ कि इसका कोई मैकेनिज्म हुकूमत नहीं बनाती, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाती। एक वक्त आपको था कि कुछ चंद माह पहले 5 किलो टमाटर का जो वो शॉपर था वो 10 रुपए में बिक रहा था। मुझे बताएं कि फिर किसान जो है जो जब उसको नफा नहीं होगा, जब उसके बच्चों का पेट नहीं पलेगा तो फिर वो उस फसल से मुंह मोड़ेगा। जब वो मुंह मोड़ेगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा। अब उसके लिए क्या इसको हम जब फसल ज्यादा होती है इसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है? अगर हम इसका पेस्ट बना के इसको पैकिंग करके और हम रख लें तो ऐसे वक्त के लिए वो हमें काम आए। अच्छा, फिर ये है कि ना कोई इदारा हमारा जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अगर गवर्नमेंट उनको ऑन बोर्ड ले, वो सरमायादार लोग हैं, वो आगे आए, इस मुल्क के लिए आगे आए, सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नहीं आगे आए। बिल्कुल वो आगे आए, वो यहाँ पे स्टोर कायम करें, वो यहाँ पे स्टोरेज बनाए, वो यहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आए। ठीक है, भरपूर प्लानिंग की और इकदाम उठाने की जरूरत है। सही बातें करें सैयद महमूद बुखारी। जब तक ग्रोअर को और किसान को नहीं हम देंगे ना अहमियत तो हमें खुद कफालत नहीं हासिल होगी। और आज आपको मालूम है, मैं एक यहाँ पे खबर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नोबेल पीस प्राइज जो है दिया जाता है शख्सियात को। इस दफा नॉर्वेजियन जो कंपनी है उसने नोबेल पीस प्राइज दिया UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। यानी दुनिया में खुराक अगर नहीं होगी तो अमन नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा जो है अमन सुकून उसी वक्त होगा जब लोग खाएं पिएंगे, जब उनकी जरूरियात पूरी हो रही होंगी। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक।
बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और कहते हैं कि अच्छा और भरपूर नाश्ता जो है वो आपकी पूरे दिन के लिए और आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल फराह, आप नाश्ता करके आते हैं वैसे आप? हाँ, मैं तो नाश्ता करके आता हूँ। फराह, आप क्या करके आती हैं? ये अगर मैं आपसे पूछूंगा ना तो कई लोग जो है उसको फॉलो भी करेंगे, आप मुझे बताएं ना। अच्छा, मैं नाश्ता में, मेरा नाश्ता बड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, ये मुझे पता है, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। मेरा नाश्ता होता है बॉइल्ड एग्स एंड लॉट्स ऑफ नट्स। लेकिन आज हम आपको जो है ना कुछ मुख्तलिफ गुजरांवाले का नाश्ता करवाने के लिए जा रहे हैं। अमानुल्लाह खान साहब कहा करते थे कि जी कि गुजरांवाले के एक शख्स से पूछो ना कित्थों आ रहे हैं, वो कहता कि जी कि नाश्ता करके आ रहे हैं। कित्थे जा रहे हैं? रोटी खान जा रहे हैं। तो कित्थे की करेंगा? रोटी खावांगा। ऐसा तो नहीं, पहलवानों का शहर जो है वो कहलाता है। तो बिल्कुल, और वहाँ पर जो है ना भरपूर नाश्ता किया जाता है और वहीं के खाने पीने ऐसे हैं कि लोग दूर दूर से फरा वहाँ पर जो है ना खाने कौन सा जाते खाना हैं। आपने वहाँ पे जो आपको बड़ा पसंद है? मैं वहाँ पे ना चिड़े बहुत ज्यादा मशहूर है। ये वैसे ना बहुत जुल्म है। किस पे? मतलब चिड़ों पे। लो, बहुत आपके अच्छे। पास खाने के लिए और कुछ नहीं बचा, वो मासूम छोटे छोटे से। और आपको पता है चिड़ियाँ कितनी कम होती जा रही हैं हमारे मुल्क में। आपको मालूम है कि बे के घोंसले देखे हुए हमजा आपने? आप कुछ नहीं खा सकेंगे अगर आप फरा के साथ रहेंगे ना और फरा की ये बातें सुनेंगे तो आप कुछ नहीं खा सकेंगे। जमीन से निकलने वाली अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई हैं जो कि हम खा सकते हैं। बे के घोंसले देखे में कहीं नजर आए हैं अब आपको? कहाँ गया वो परिंदा जो कि हमारा इतना खूबसूरत, हमारा इस जमीन का बासी था, हमने उसे भी खत्म कर दिया। सो हम जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरत चीजों को मिस करते जा रहे हैं। लेकिन आप अगर फरा के साथ है ना तो फरा इस तरह के नाश्तों से आपको दूर करेंगी। 2 बॉइल्ड एग्स, इसीलिए मैंने पूछ लिया था कि फरा ने जो है अपना नाश्ता बताया। आज आपको हम गुजरांवाले का नाश्ता जो है वो दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जी। फरा और हमजा, गुड मॉर्निंग आपको भी। तो हम आज आपको दिखाएंगे गुजरांवाला शहर, क्योंकि पहलवानों का शहर है, सब जानते हैं। यहाँ के शहरी जो हैं वो इंतहाई खुश खुराक हैं, बड़े शौक़ से खाना जो है बड़े शौक़ से खाते हैं और नाश्ता किस तरह करते हैं आज हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि गुजरांवाला के शहर के शहरी जो हैं वो नाश्ते में क्या क्या चीज़ें लेते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये गुरु नानकपुरा मार्केट है, नाश्ता पॉइंट है। ये कदीम नाश्ता पॉइंट है, गुजरांवाला का कदीम शहर है ये। यहाँ पर आपको सिरी पाए मिलेंगे, मगज़ मिलेगा, निहारी जो है वो लोग बड़े शौक़ से सुबह खाते हैं। इसके अलावा हरीसा जो है वो भी खाया जाता है। खोए वाले चने, अंडे, कोफ्ते सब एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। हलवा पूरी जो है वो भी बड़े शौक़ से खाई जाती है। तो आइए अंदर हम आपको दिखाते हैं कि कुछ लोग जो नाश्ता कर रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज नाश्ते में वो क्या ले रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। अच्छा जी, आज नाश्ते में क्या खा रहे हैं? आज हम मगज़ और पाए खा रहे हैं जी। महंगाई का दौर है, कभी कभी ये चस्का लगा लेते हैं। पहले ज़्यादा खाते थे, अब कभी कभी खाते हैं। साथ लस्सी पियेंगे, पेड़े में लस्सी होती है। यहाँ के खाबे ज़बरदस्त हैं, अल्लाह कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है लेकिन मज़ा बड़ा आता है। दुकानदार से भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछते हैं। अच्छा जी, आपने ये कब से आपकी ये जो शॉप है कब से है? ये हमारी 1953 की कायमशुदा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमारे बहुत बहुत दूर से कस्टमर आते हैं, खा के जाते हैं। ये पहलवानों का शहर है, हाजी अब्दुल गनी अमृतसरी सिरी पाए। ये मुल्तान से, पिंडी से, फैसलाबाद से, कराची से बहुत शौक से आते हैं। गुजरांवाला के शहरी जो हैं वो खुश खुराक हैं, लेकिन जायके पर वो समझौता नहीं करते। अगर किसी का जायका अच्छा नहीं है तो गुजरांवाला में वो कामयाब नहीं हो सकता, उनका होटल जो है वो कामयाब नहीं होगा। तो यहाँ पर तो लोग मिसाल भी देते हैं, अगर किसी ने छोटा मोटा कारोबार करना हो 10-15 लाख से, तो वो यही मशवरा देते हैं कि आप होटल बना लें, ये गारंटी है कि आपका काम जो है मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, पहलवान जो हैं, बड़े शौक से खाने खाते हैं। बिल्कुल ठीक है, रफ़ीक हमें बता रहे थे और वो सबसे अच्छी बात थी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन खैर है। वो उससे मुझे याद आ गया ना, रुलते गए हैं पर चस बढ़ी आई है। मतलब उन्हें पता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ये बड़े हैवी किस्म के नाश्ते हैं, लेकिन वो कहते हैं कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता और वाकई कभी कभी चलता है। जिंदगी में हर वक्त आपको एक स्ट्रिक्ट रिजीम नहीं फॉलो करनी चाहिए, कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा कर लेना चाहिए। और ये जो गुजरांवाले का नाश्ता अगर आपको मौका मिले तो इधर जाके नाश्ता ज़रूर करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान। और ये जब हम स्टार्ट भी कर रहे होते हैं, हमजा मुझे मुसलसल याद दिला रहे होते हैं टॉप स्टोरीज पे जा रहे हैं हम, तो अब हम टॉप स्टोरीज की तरफ नजर डालेंगे।
नैब ने सियासत की बड़ी मछलियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। नवाज शरीफ समेत मुख्तलिफ शख्सियात के खिलाफ 11 करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात। चेयरमैन नैब की सरबराही में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी आज दी जाएगी। साहिवाल की खातून पोस्ट मास्टर को इंसाफ के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मुबैना मुल्जिम के हक में साहिवाल शहर में बैनर्स लगाए जाने लगे। सुरों के जादूगर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां का 72वां यौम पैदाइश। बतौर कव्वाल द मस्त कलंदर मस्त मस्त से मुल्क गिर शोहरत हासिल की। मौसीकी में नई जहतों की वजह से उनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई। तो जी जनाब, बिल्कुल फरा, जैसे जैसे पीडीएम तहरीक थोड़ी सी बढ़ती जा रही है ना और जल से करीब आते जा रहे हैं तो अपोजिशन के लिए कुछ मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, और ये हालांकि हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने जल से देने का इजाज़त देने का फैसला कर लिया है, वो इसके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन जो खबरें हैं हमारे पास फिर इसके बिल्कुल बरक्स है। 2 दिन तकरीबन रह गए हैं गुजरांवाला में जो पहला जलसा होना है पीडीएम का, जिसमें कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान समेत मरीम नवाज और बहुत से बड़े रहनुमा जो खिताब करेंगे और वहाँ से ये तहरीक जो पहले जलसे से ही अंदाज़ा होगा क्या मोमेंटम बनता है, किस दर्जे ये तहरीक कामयाब होगी। कॉर्नर मीटिंग्स तो जारी हैं नून लीग की, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी साहब के पास इस हवाले से कुछ अहम खबरें हैं। भट्टी साहब बताइएगा, ये जो आप हमें बता रहे हैं कि नैब जो है वो अब बड़ी मछलियों के गिर्द घेरा तंग करने जा रहा है, ये क्या खबर है, क्या बात है? ये फरा मामला ये है कि हर गुजरते दिन के साथ सियासी दर्ज हरारत भी बढ़ रहा है। सियासी कशीदगी अगर हम कहें तो ये एक ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ होगा, वो बढ़ रही है। उसके साथ कुछ वज़रा ने इस बात का खदशे का इजहार भी किया कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। कुछ वज़रा इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि मौजूदा सूरत हाल के दौरान जब सियासी दर्ज हरारत बढ़ रहा है, ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई गिरफ्तारियाँ में लाई जाती हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। उसके साथ साथ अब आज नैब के एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग, जहाँ पर जो मुल्जिमान करप्शन के मुल्जिमान होते हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना है, कोई नई इंक्वायरी स्टार्ट होनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है या कोई इंक्वायरी बंद होनी है, उसका फैसला होता है एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में, जिसकी सरबराही करते हैं चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक आज अहम तरीन नैब के एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग होनी है, जिसके अंदर मुबैना तौर के ऊपर करप्शन के 11 बड़े स्कैंडल्स के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। ये कोई एक बड़ी यूनिक आज की ईवीएम होगी जिसके अंदर यक वक्त 2-4 नहीं बल्कि 11 रेफरेंसेस मंजूरी के लिए पेश किए जा रहे हैं, जिसमें नैब रावलपिंडी की जानिब से, नैब लाहौर की जानिब से, नैब कराची और नैब बलूचिस्तान की जानिब से ये ड्राफ्ट रेफरेंसेस पेश किए जाएंगे। जब ईवीएम इसकी मंजूरी देगी तो फिर मुतलका रीजन उन शख्सियात के खिलाफ मुतलका एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करेगा। अब जो तफसीलात हमें मसूल हुई हैं उसके अंदर जो सबसे बड़े केसेस अगर हम बात करें तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ 33 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतल्लिक रेफरेंस आज मंजूरी के लिए पेश होगा। ये वो स्टोरी है जो हमने ब्रेक की थी 92 न्यूज़ पर अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके के साथ 2016 में जो सार्क समिट के मौके के ऊपर 33 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियाँ दरामद की गई थी, ड्यूटी फ्री कस्टम ड्यूटीज़ फ्री थी वो, लेकिन उन गाड़ियों का जो इस्तेमाल था सिर्फ और सिर्फ फॉरेन डिग्निटरीज़ के लिए हो सकता था। लेकिन 6.5 लाख से ज़ायद किलोमीटर ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के ज़रिए इस्तेमाल हुई। नैब ने इन्वेस्टिगेशन की और अब रेफरेंस वो फाइल मुकम्मल कर लिया। लेकिन यही गाड़ियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी हज़ारों किलोमीटर इस्तेमाल हो चुके हैं। जब हुकूमत को ये इतलात मसूल हुई कि नैब रेफरेंस तैयार कर चुका है और उन्हें भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, तो गुज़श्ता हफ्ते 6 अक्टूबर को वफाकी काबीना के पास जाकर 2016 का ICC का फैसला और जो कारें इस्तेमाल करने से मुतल्लिक रूल्स है 1980 के, वो तब्दील करवा दिए गए। इसके साथ कुछ और अहम तरीन केसेस है जी। सुहेल, इस हवाले से बता दीजिएगा कि ये ज़ाती इस्तेमाल में रही थी जो नून लीग के दौर में, या फिर रियासती इस्तेमाल में रही थी? चलें, अगर फॉरेन डेलीगेट्स के लिए नहीं भी रही तो फिर क्या ज़ाती इस्तेमाल में लेके आई गई थी ये गाड़ियाँ? देखिए, आई तो थी फॉरेन डिग्निटीज़ के लिए, लेकिन जो नैब ने इन्वेस्टिगेशन की, जो उन्होंने कार लॉग बुक हासिल की, उसके मुताबिक 6-6.5 लाख किलोमीटर ये गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल के लिए हुई जिनकी रूल्स इजाज़त नहीं देते थे। और यही गाड़ियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी हज़ारों किलोमीटर ज़ाती इस्तेमाल में इस्तेमाल हो चुकी हैं। अगर अब नैब के एग्जेक्टिव बोर्ड की बात कर लें तो इसमें बलूचिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे के खिलाफ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, कौमी ख़जाने को नुकसान
पहुँचाने का रेफरेंस आज EBM में मंजूरी के लिए पेश होगा। उसके साथ साथ साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ भी कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से रेफरेंस आज के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश होगा। इसी तरह साफ पानी स्कैंडल था, बहुत नैब में इसकी तहकीकात की, गिरफ्तारियों हुई, उसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत कुछ दीगर अहम शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह एक बिजनेस टाइकून है इकबाल ज़ैड अहमद, चेयरमैन है वो JGVL के, माजी के अंदर भी नैब में उनकी केसेज रहे, उन्होंने प्ली बारगेन की थी, लेकिन अब एक और बड़ा रेफरेंस नैब के खिलाफ तैयार किया है जो कि मुश्तबा ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक है। ये सियासी कशीदगी में और खासतौर पे PDM की तहरीक के चलने के टाइमिंग के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ये इत्तफाक है या फिर ये कुछ इसका नताइज आप देख रहे हैं कि निकलेंगे? देखिए, ये तहकीकात तो बहुत पहले से जारी थी, लेकिन अब जिस मौके के ऊपर ये कंक्लूड होने जा रही है, आप इसे हुस्न इत्तफाक कहिए या किसी की इंटेंशन कहिए, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर ये रेफरेंसेस कंक्लूड होने जा रहे हैं जिसके अंदर नैब का दावा है कि उनकी टीम ने सॉलिड एविडेंस हासिल किए हैं और ये उनके बहुत तगड़े रेफरेंसेस हैं। तो एक ऐसे मौके के ऊपर जब PDM और PDM के प्लेटफॉर्म से सियासी जमातें एक्टिव हो रही हैं, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, जब उनकी शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा, उनकी पेशियाँ होंगी या इस मौके के ऊपर नैब फिर किसी को गिरफ्तार करता है, तो यकीनी तौर के ऊपर सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। जी ठीक है, सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। सोहेल इकबाल भट्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे इसके मुताबिक तो जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें तो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी का नाम भी जो है ना वो देखा जा सकता है, तो उनका नाम भी ये तमाम, जैसे उन्होंने खुद कह दिया कि टाइमिंग जो है इन तमाम चीज़ों की, वो केस देखा जा रहा है या फेस देखा जा रहा है, ये हमें अब आइंदा आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा, खुल के ये बातें जो है सामने आ जाएंगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और बहुत अहम इशू की तरफ चलते हैं हम बार बार। हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम हमारे बच्चे हैं। ये सिर्फ हमारे घरों की बात नहीं है, हमारे मुल्क की भी बात है। जब तक हमारी आने वाली नस्ल सेहतमंद नहीं होगी, हम मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं देख सकते, मुल्क उस तरह से तवाना नहीं हो सकता। हालिया जो कैंपेन चली है पोलियो की, इसमें 95% बच्चों को इंसदादे पोलियो की वैक्सीन पिलाई गई है। 20 लाख बच्चों को जो है 130 अजला में पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। मुहिम में 2,25,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। बिल्कुल फ़रा, और हम हमेशा यही सवाल उठाते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि ऐसा आखिर क्या है कि अफ्रीका से पोलियो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा है? कहाँ हम कोताही कर रहे हैं? हमारे केसेस क्यों सामने आ जाते हैं? क्यों पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में जो है थोड़े से ऐसे लगते हैं कि वो चाह नहीं रहे कि शायद पिला रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी सोच है वो हमने अपने पेरेंट्स के ज़हन में डाल दी और उसको अब इसी हमने ठीक करना है, मुआशरे ने दुरुस्त करना है और पेरेंट्स को ये बताना है कि भाई ऐसा नहीं है, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए लाजमी पोलियो के कतरे। डॉक्टर बशीर अबड़ो से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमजा ने एक पूरी, जिसे कहना चाहिए ना, क्वेश्चन लिस्ट आपके सामने रखी है। सर फरमाइएगा कि आप इस दफ़ा जो पोलियो कैंपेन है ये किस दर्जे कामयाब रही है? क्या वालिदैन का रवैया इस दफ़ा बेहतर आपको लगा कि वो पिलाने में पोलियो के कतरे, पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में ज़्यादा पेश थे, या अभी भी वो उसी तरह से कुछ उनके हाँ पसो पेश है? बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का। हमजा, जैसे आपने कहा, ये जो कैंपेन इस साल हमारी ये तीसरी कैंपेन है, फरवरी, अगस्त और सितंबर में। इस दफ़ा जो टारगेट थे उसमें आपने ख़ुद कहा कि 10 से 15% टारगेट से हम थोड़े पीछे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछली जितनी भी कैंपेन्स रही हैं उनसे इस कैंपेन में ये हुआ है कि वालिदैन का जो रवैया वो काफ़ी मस्बत है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का रोल इसमें बहुत मस्बत रहा है, जिसकी वजह से लोग मायल हो रहे हैं, लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को न सिर्फ पोलियो कतरे पिला रहे हैं बल्कि जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन है उसके लिए भी लोग जो हैं वालिदैन अपने बच्चों को जो नज़दीकी सेंटर्स हैं, अपने बेसिक हेल्थ यूनिट हैं और रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं या डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं या टर्शियरी केयर सेंटर्स हैं, उनमें जो है ना अपने बच्चों को हिफाजती टीकों के लिए ला रहे हैं। इस दफ़ा जो हमारा टारगेट था वो 3 करोड़ 90 लाख बच्चे थे
उसमें सिर्फ हम 10 to 15% जो है उस अपने टारगेट से थोड़ा पीछे रहे हैं, लेकिन मोस्टली हमने वो टारगेट अपने अचीव किए हैं। जहाँ तक बलोसान की बात है, बलोसान में 25 लाख तक के बच्चों का टारगेट था, वहाँ पे भी तकरीबन 10% जो है ना थोड़ी सी कवरेज नहीं रही, लेकिन मोस्टली 90% तक हमने उन जो है एरियाज़ में जो है वो ये टारगेट्स अचीव किए हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, जैसे इस दफ़ा तो सर्दियों के आने से पहले ये कैंपेन हो गई है, तो अब तो सख्त सर्दियों में पोलियो के कतरे पिलाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कैंपेन हर 2-3 माह के बाद लॉन्च की जाती है। रह जाने वाले बच्चों के लिए से आप कह रहे हैं कुछ बच्चे रह गए हैं, तो फिर उनके लिए दोबारा से मुहिम चलाने का भी कुछ ऐसा सोचा जा रहा है और सोचा जाएगा? एग्जैक्टली जैसे आपने कहा फरा, बात यह कि अब इतनी लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। मैं गुज़श्ता सालों की कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन कराने की शरह में बेहतरी आ रही है, और उम्मीद ये मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इन एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे थोड़ी कमी रही है, लोग वालिदैन इन इम्यूनाइजेशन और पोलियो के ड्रॉप्स पे मुकम्मल एतमाद करके आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएंगे, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने मुल्क से इस बीमारी का खात्मा कर सकें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि कुछ केसेस इस दफ़ा हमने देखा कि वो बढ़ गए थे, उसकी वजह क्या है? क्या कोरोना के दौरान जो पोलियो कैंपेन थी उसमें तातुल आया कोरोना वायरस की वजह से? क्या ये एक वजह है या फिर कोई और वजह है? जैसे लाहौर की सीवरेज के अंदर कहा जा रहा था कि बड़े नमूने पाए गए हैं पोलियो के। जी हमजा, आपने दुरुस्त कहा, केसेस बढ़े नहीं, केसेस तो गुज़श्ता साल देखें 2019 में 147 केसेस हुए हैं हमजा जी, लेकिन इस दफ़ा अब तक 77 केसेस आ चुके हैं, जिसमें केपी और सिंध में जो है वो 22 केसेस हैं, बलोसान में 21 केस आ चुके हैं, और पंजाब में अब तक जो है वो 12 केसेस आ चुके हैं। इस माह 3 नए केसेस आए हैं, जिसमें 2 पंजाब से और 1 बलोसान कोयटा शहर से आया है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले 2019 से, तो उसमें अब तक पिछले साल की निस्बत पोलियो के केस में अब तक कमी है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्लाह करेगा कि इतने केस नहीं आएंगे, और पिछले साल की निस्बत कोशिश होगी कि हमारी केस में कोई हाफ सेंचुरी कम से कम हो इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, एक स्ट्रेन पोलियो का जो कि ख़त्म हो गया था, इरेडिकेट हो गया था, उसके भी केसेस के रिपोर्ट होने की इतलात जो है वो मौसूल हुई थी। वो स्ट्रेन जो है वो किस दर्जे पाया जा रहा है पाकिस्तान में, उसके बारे में भी हमें आगाह कीजिएगा। जी, ये वो स्ट्रेन है। देखें, इसके पोलियो की 3 किस्में होती हैं, P1, P2, P3। ये P2 स्ट्रेन थी, जिससे बच्चों में पोलियो के जो है ना पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने की वजह से भी पोलियो हो सकता था। वो कोई 60 लाख 65 लाख बच्चों में किसी एक बच्चे में मुमकिन था। लेकिन वो जो है ना WHO और पूरी दुनिया में काविशों कोशिशों से वो स्ट्रेन का अब खात्मा हो चुका है। अब नहीं, अब हम जो वैक्सीन करने जा रहे हैं वो P1 और P3 के अगेंस्ट हैं। जहां आपने कहा कि वो उस स्ट्रेन के केस हैं, यस सेवरेज में एक जगह बड़े शहरों में कहीं से मिले हैं, वो सैंपल पॉजिटिव है, लेकिन इन सच ऐसी कोई इस बात नहीं है कि वो स्ट्रेन दोबारा जो है वो अपीयर होना शुरू हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या बताना चाहेंगे पेरेंट्स को कि पोलियो से अपने बच्चे को बचाने के लिए सिर्फ एहतियात ही की जा सकती है कि उसको वैक्सीनेशन दिलाई जाए, उसको जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, क्या उसके बाद कोई इलाज नहीं है अगर बच्चा खुदा न खास्ता पोलियो में मुब्तला हो जाता है? जी हमजा, मैं वालिदैन को ये कहूँगा, वालिदैन को यकीन बावर कराऊँगा, यकीन दिलाऊँगा कि आपके बच्चे की बेहतरी, आपके बच्चे को पोलियो के से बचाने का वाहिद तरीका पोलियो की वैक्सीन है। आपको हर बार आगे आना होगा, अपने बच्चों को ये हिफाजती टीके, ये पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने होंगे, और ये यकीन करना होगा कि ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है, ये वैक्सीन हलाल है, इस वैक्सीन के कोई मुज़र असरात नहीं है। और आपने हर दफ़ा जो है ना बच्चों को अपने को ज़रूर जो है ना वो ये पिलाना होगा, क्योंकि एक दफ़ा अगर किसी की फैमिली में पोलियो का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये यकीन रखें कि उसका इलाज
कोई भी नहीं है माँ सवाए इस प्रोटेक्टिव मेजरमेंट के जो हम करने जा रहे हैं। आपको हमजा याद होगा कि 50 ईयर्स बैक अगर देखें स्मॉल पॉक्स की हिस्ट्री में, तो जो जिसको हम ये क्या स्मॉल पॉक्स जी चीचक की बीमारी जो है, उस बीमारी में भी इतने ही मसाइल थे, इतनी ही बातें थी, इतनी ही इस वैक्सीनेशन के बारे में बातें की जाती थी जो अब हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का मीडिया तो गुज़श्ता 50 साल की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे वो प्रिंट मीडिया है, वो अच्छी जो है कवरेज दे रहा है, लोगों को अच्छी अवेयरनेस दे रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि लोगों ने पिछली चीचक की बारे में भी जितनी बातें की थी, पोलियो के बारे में भी जितनी बातें कर रहे हैं, अब इस मीडिया के तवज्जुह से लोगों तक जितनी आगाही आ रही है, मैं ये यकीन रखता हूँ कि आने वाले दिनों में इसके बेहतर असरात आएंगे। लेकिन वालिदैन को आगे बढ़ना होगा, न सिर्फ वालिदैन को, दूसरा यह कि हमें जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन है उसमें उसको बेहतर बनाना होगा। हमें कुछ और चैलेंजेस हैं, लाइक जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम में हमारा टोटल दारोमदार जो है वो टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे, हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे तवज्जो देनी होगी, हमें सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम पे तवज्जो देनी होगी कि लोग अपने बच्चों को अपने नज़दीकी इलाकों, नज़दीक सेंटर्स में इलाज कराएं और वहाँ से बच्चों को अपने टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर पे ना भेजें, ताकि जो टर्शियरी हेल्थ सेंटर का लोड है वो जो है थोड़ा सा कम हो और वहीं पे लोगों को, बच्चों को इलाज मिल सके ताकि बच्चा दूसरी बीमारियों से बचे। फिर मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ पोलियो के ड्रॉप्स के साथ साथ हमें अपनी बच्चों को साफ पानी पीने का मुहैया करना होगा, हमें हम सेवरेज का निज़ाम को बेहतर कराना होगा, हमें मेल न्यूट्रिशन, हमारे तकरीबन 50% आबादी हमारे मेलनरिश्ड बच्चों की है, जो सूखड़ापन है जिसको, उसको एड्रेस करना होगा। ब्रेस्ट फीडिंग को हमें जो है प्रोमोट करना होगा ताकि इस पोलियो को खत्म करने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बशीर अबड़ो हमारे साथ मौजूद थे और पोलियो के अहम मामले पर जो है हमसे बात कर रहे थे, जो बहुत अहम है। इसमें जितना मीडिया का किरदार जो है ना, मुझे लगा इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो बड़ी वेल राउंडेड थी। उसमें मीडिया के ज़रिए इफेक्टिव कैंपेन भी की गई और बड़ी एग्रेसिव तरीके से अप्रोच भी किया गया उन तमाम एरियाज़ को जो कि निगलेक्ट होते थे, ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पता है कि उलमा हज़रात इसके अंदर बहुत ज़्यादा अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने देखा कि जुमे के खुतबे के अंदर जो मौलाना साहब थे उन्होंने फरमाया कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, जो कि बहुत अहम है। उलमा की जानिब से जब कहा जा रहा है कि कोई इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अपने बच्चों को पिलाएं। आगे बढ़ेंगे। एक वाक़या जो है ना, जो जिस पे हमने रिपोर्ट किया था और मैंने फिर इसको अब कहा कि हमें इस पे फॉलो अप भी ज़रूर लेना चाहिए। एक तो आज अच्छी बात हमें पता चली आबिद मल्ली की गिरफ्तारी, कि मतलब एक मुजरिम जो है वो गिरफ्त में आया। साहिवाल का वाक़या भी आपको शायद याद होगा, जहाँ पर PTI के एक रहनुमा ने, जो कि उस इलाके में PTI के रहनुमा थे, खातून पोस्ट मास्टर पर तशद्दुद किया था। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बैनर्स आप देख रहे हैं, ये बैनर्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पर उस मुबैना तौर पे जो एक मुजरिम है जो तशद्दुद करता है सरकारी अफसर के ऊपर जाकर, उसकी हिमायत में उसको इंसाफ दिलाया जा रहा है। खातून अफसर को इंसाफ दिलाने की बात नहीं, चोर कोतवाल को डांटे वाला जो मामला है ना, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बैनर्स लगा दिए गए हैं उनकी सपोर्ट के अंदर और कहा जा रहा है कि जी कि जो उन पे झूठे मुकदमात हैं और वो ख़त्म किए जाए, उनको इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन खातून को इंसाफ दिलाने की बात नहीं हो रही। ये PTI के मकामी रहनुमा थे जिन्होंने आज़ादी से वो आई थी, एक वीडियो भी सामने आई थी कि वो दाखिल हुए और आके उन्होंने जो है उनको खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस हवाले से अस्सलाम वालेकुम सूफिया, क्या आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल बिल्कुल। सूफिया बताइएगा, आपको लगता है कि जब आप पे तशद्दुद हुआ था और मामला फिर FIR तक गया था, उसके बाद क्या हुआ? जी मैम, उसके बाद FIR कट गई, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, और जो मेरा मेडिकल था वो भी हो गया। लेकिन उसमें 2 इंजरीज जो मेरी थी वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी, जो कि 29 तारीख को डिक्लेयर हुई, जिसमें मेरे हाथ पे खराशें और जो मेरे कान का पर्दा वो मुतासर हुआ था। 29 तारीख को डिक्लेयर हो गया और मेरे कान का पर्दा मुतासर हुआ। उसमें दफ़ा 336 और 337 L2 ऐड कर दी गई मेरी FIR में। लेकिन उसको जो मेरा मुजरम है उसको पकड़ने के लिए जो है वो
पुलिस ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर दी कि जो है ना हमें इसको चूंकि दफ़ा 336 लग चुकी है तो हम इसको पकड़ने की इजाज़त दी जाए, जिसमें कोर्ट ने भी 6 तारीख को इजाज़त दे दी कि ठीक है इसको गिरफ्तार किया जाए। उसके ऑर्डर्स कोर्ट ने कर दिए, उसके बावजूद अभी तक उसको जो है ना वो उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। वजह क्या है गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाने की? वो मुजरिम मौजूद है उस वक्त वहाँ पे कि छुप गया, रुपोश हो गया कहीं पे? ये तो मैम पुलिस ही बेहतर जानती है कि आपसे वो किसी ने राबता किया, उस मुलजिम की जानिब से कोई राबता आपसे किया गया, कुछ सुलह की बात हुई आपसे कि सुलह कर ली जाए, कोई दबाव डाला गया? रफा दफा कर दे मामला, छोड़ें? जी, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना वो मैसेजेस कन्वे किए गए कि आप खातून हैं, आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी, आपकी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, आपके छोटे बच्चे हैं, आपने आगे नौकरी करनी है, आपके लिए मुश्किलात बन जाएंगी, आप इसको जो है ना वो खामोशी इख्तियार करें। मुख्तलिफ वाय से मुझे इस तरह की जो है ना चीज़ें सुनने को आ रही। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सब कुछ देखा, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या वो बयान देने के लिए तैयार नहीं हो रहे? क्या उनमें से किसी ने बयान दिया कि वाकई इस शख्स ने आके तशद्दुद किया था? गवाही की बात हो रही है। जी, उस वक्त बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो सारे इस वाक़े के गवाह भी हैं और उस पे कायम भी हैं, और हमारे पास वीडियो भी मौजूद है कि उसकी मेरे कमरे में एंट्रेंस के 6 से 7 सेकंड में लोग मुझे बचाने के लिए भागना शुरू हो गए, जो ये शो करता है कि ना कोई बात हुई, ना कोई ग्रीवियंस बयान किया गया, ना कोई मतलब है कि मेरी तरफ से किसी को जो है ना वो बुरा भला कहने की, जैसा कि उसने पहले भी मीडिया पे आके। तो ठीक है सोफिया, आप उन्हें माफ करने का इरादा रखती हैं जो आप कह रही हैं सुलह सफाई की पेशकश की जा रही है, या दबाव डाला जा रहा है आप पे कि बाज आ जाएं आप, वरना आप खातून हैं, आप ही को नुकसान होगा? तो आपका इरादा है कि इस दबाव में आने का, या आप इस केस को परसू कर रही हैं? मैं इस केस को परसू कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी ज़ाती कोई बात नहीं थी, ये कोई मेरी किसी पॉलिटिकल से कोई वो ऐसा मसला नहीं था। मैं अपनी सीट पे बैठी थी, ये स्टेट की बात है, मैं स्टेट की मुलाजिम हूँ और मैं स्टेट की इज़्ज़त के लिए ही लड़ रही हूँ और मैं इसको जारी रखूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टेट मत खड़ी हो, क्योंकि इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन मैं अपनी उम्मीद इंसाफ मिल सके, उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिल सके। और ये जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं ना, ये अफसोसनाक है। ये अफसोसनाक नहीं, ये शर्मनाक है। और ख़ास तौर पे जब आप एक खातून के साथ जो मुजरिम है, बच्चों के साथ जो मुजरिम है, जब आप उनकी मुआवनत करते हैं, जब आप उनकी हिमायत करते हैं, जब आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप इसका मतलब है कि जालिम खुद भी हैं। अगर कल को कोई ऐसे जुल्म होगा, आप उसका रास्ता नहीं रोकेंगे, आप उस जुल्म को आगे बढ़ाने में शामिल होंगे। कुछ उम्मीद और तवक्को करते हैं कि मुजरिम को गिरफ्तार भी किया जाएगा और उसे सजा भी दी जाएगी। ताकत के नशे में जो लोग इस तरह से कानून अपने हाथ में लेते हैं, उनकी सरकोबी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। जो मुलजिम है जिसको नामजद किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के हवाले से भी हमें चीज़ें सामने, और फॉलो अप जो था इसीलिए लिया था कि अभी तक ये केस कहाँ तक पहुँचा, और वो हमने आपके साथ शेयर किया। इंटरनेशनल डे है आज हमजा ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ऐसी आफतें तो हैं, कुछ और आफात भी हैं जिनसे हमने बचना है, और वह है कुदरती आफात। अल्लाह ताला हम सबको हर नागानी आफत हादसे से अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन आज कुदरती आफात से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मतलब ये है कि हमें मालूम हो कि कोई भी ऐसी खुदा न खास्ता जो सानहा है, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, वबाई अमराज फूट पड़े, क्या चीज़ें करनी होती हैं और कैसे उनसे डील करना होता है, और अपनी प्रिपेयर्डनेस को भी चेक करना है एज नेशन भी और फिर एज इंडिविजुअल भी, घर में भी। हालांकि ये जिसे कहते हैं वो नहीं आफात होंगी कुदरती आफात, लेकिन छोटे छोटे हादसात होते हैं, तो हमें चेक उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पाकिस्तान में इसकी खासी किल्लत भी। हमने 8 अक्टूबर के ज़लज़ले का भी जिक्र किया था अभी, तो फिर कहा था कि हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा और हमने वैसी प्लानिंग नहीं किया। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। ब्रेक से पहले हम बता रहे थे कि साहिवाल में जो पोस्ट मास्टर खातून है सूफिया कासिम, उनके साथ अगर एक ज्यादती होती है, कानून हाथ में लिया जाता है, तो वहाँ पर किस तरह से बेबसी नज़र आ रही है। हमें कानून की अभी तक कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। और एक और अभी जो खबर आई है कि सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर महा शाह खुदकुशी केस में मुल्ज़िमान जुनैद और वकास की ज़मानत मंजूर कर ली है। सो ये इन तमाम हालात में हमजा वो ख़वातीन जो कि आगे बढ़ती हैं और इस तरह की बहुत सारी जिसे कहते चाहिए पेचीदगियों का, माशरती मसाइल का सामना करते हुए किसी न किसी फील्ड में अपनी जगह बनाती हैं। आप एहसास कर सकते होंगे कि वो कितने चीज़ों से लड़ती हैं, कितनी मुश्किलात के बाद सामने आती हैं, और फिर उनको सराहना भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सराहें, हम कहें कि आपने वाकई एक मुश्किल माहौल में से निकल कर एक अच्छा काम किया। ऐसे ही एक हमारे पास जो है ना मेहमान है, आज मेहमान हैं और इनकी कामयाबियों को हम सराहेंगे, इसलिए कि ये ख़वातीन 25 कदम पीछे से चल के आ रही होती हैं। वो मर्द के साथ जो रेस है उसमें उनकी लाइन बहुत पीछे से शुरू होती है और रास्ते में बहुत रुकावटें होती हैं। ऐसी ही हमारी एक बहुत इंस्पिरेशनल सी खातून जिनसे अभी हम आपको मिलवा रहे हैं, ये कौमी विमेन हॉकी टीम की नायब कप्तान अमरीन अरशद हैं, जो सुबह पंजाब के ज़िला बहावलपुर से ताल्लुक़ रखती हैं और डिपार्टमेंटल टीम में वापडा की तरफ से खेलती हैं। अमरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अमरीन, सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि कब सोचा कि जी कि मैंने हॉकी खेलनी है और हॉकी पाकिस्तान की तरफ से खेलनी है? सोचा तो नहीं था, लेकिन स्टार्ट से ही मैं स्कूल से ही ना गेम्स में थी, लेकिन फिर 9th-10th में जाके हॉकी स्टार्ट की है। फिर उसके बाद सोचा कि अच्छी गेम है, ये खेलनी चाहिए और हमारा कौमी गेम भी है। तो हमारे कोच वगैरह आते थे ट्रेनिंग करवाने के लिए। ठीक है, तो उनके पास ट्रेनिंग खेलती हैं। किस पोजीशन पे खेलती हैं आप? मैं बेसिकली फॉरवर्ड हूँ और मैं लेफ्ट इन पे ही खेलती हूँ। लेफ्ट साइड पे खेलती हैं। अच्छा, आपका फेवरेट स्टार कौन सा है? क्योंकि ख़वातीन तो हॉकी में थी नहीं, तो फिर किसी ना किसी को तो आपने देख के इंस्पायर हुई होंगी। कौन था वो जिससे आप मुतासिर हुई हों? मैं ज़्यादातर हॉकी में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था जब हमने हॉकी स्टार्ट किया, लेकिन जो भावलपुर में प्लेयर थे, राशिद भाई हैं, उमर भुट्टा है, उनको देख के मतलब कि अच्छा लगता था, वो बहुत अच्छे खेलते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल था ओलंपियंस में से किसी का नाम लेंगे। उमर भुट्टा इज प्लेइंग, वो प्लेड फॉर पाकिस्तान। हाँ जी, उमर भुट्टा और राशिद भाई भी ओलंपियन ही हैं। ठीक है। अच्छा अमरीन, ये बताइएगा कि ये बड़ा फिटनेस का गेम है, इसमें तो सारा वक्त जो है आपको खेलना होता है, भागना होता है। ये क्रिकेट नहीं है कि आप किसी साइड पे खड़े होकर सांस भी ले लेंगे, तो ये इसके लिए तो बहुत फिटनेस और बड़ा मराहिल होंगे। जी, ऐसा नहीं है कि सारा दिन ही खेलना है, लेकिन टाइम होता है, आप ड्यूरेशन होता है, आप उसमें ट्रेनिंग करें, एक स्केड्यूल होता है, उतने देर आप खेलें और जिम करें, उस लिहाज से अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा तवज्जो दें। और इसका मतलब ये बाकी भी काम हम कर सकते हैं साथ साथ, लेकिन फ़िटनेस पे भी थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। अमरीन, आपको कैसा लगता है कि जब क्रिकेट की बात होती है तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सराहा जाता है? 90s में तो हॉकी को भी बहुत सराहा गया, लेकिन अब जो विमेन क्रिकेट टीम है उनकी स्टार्स भी सामने आती हैं, लेकिन हॉकी को उस तरह से नहीं सराहा जाता। तो कैसी फीलिंग होती है पूरी टीम की? फीलिंग तो हर किसी के अलग ही होती है, लेकिन जो हॉकी के साथ आजकल हो रहा है वो बहुत ही बैड हो रहा है, क्योंकि उसको कोई पहचानता नहीं है। क्रिकेट हर जगह पे है, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। हॉकी का कोई मैच हो, कोई कुछ भी हो, किसी को कुछ नहीं पता होता। इवन कि हम कहीं पे जाते हैं, उनको बताना पड़ता है कि हम हॉकी प्लेयर हैं। अच्छा, आप हॉकी प्लेयर हैं, पाकिस्तान में हॉकी होती है, लेकिन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मीडिया भी उनको सपोर्ट करती है ज़्यादा, हॉकी को कोई नहीं पूछता। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादती है हॉकी के साथ, कौमी खेल है। बिल्कुल। एक चीज़ जो खुश आइंदा ना वो ये है कि बज़ाहिर भावलपुर बहुत बड़ा जो है वो ज़िला है, लेकिन वहाँ पे ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद नहीं है, लेकिन वहाँ से आप निकल के आई हैं, तो वहाँ के लोगों को कैसा लगता है कि अच्छा हमारी लड़की जो है वो नायब जो है कप्तान है कौमी हॉकी टीम में, और घर वालों को कैसा लगता है? जी, घर वाले भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अब्बू मेरे भाई बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे क्योंकि घर वालों की मदद से ही हम आगे आते हैं। पहला स्टेप वही होता है जो हमें सीढ़ी पे चढ़ना सिखाते हैं, अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं बन सकते। दूसरा ये कि हमारे उस्ताद जो हमें सिखाते हैं वही करें, और जहाँ पे हम खेलते हैं वो माहौल अच्छा होना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहावलपुर ये है कि बैकवर्ड है, लेकिन बहुत अच्छी हॉकी खेली हम लोगों ने। बिल्कुल ठीक। अमरीन, अब और वहाँ पे ओलंपियन भी हैं। ठीक। अमरीन, अब आपका गोल क्या है? जब अब आप वाइस कैप्टन हैं, नायब कप्तान है पाकिस्तान हॉकी टीम की, कोई
एक ऐसा टूर्नामेंट जो आपकी नज़र में हो कि ये लाजमी जीतना है मैंने? टूर्नामेंट तो बहुत है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पाकिस्तान की हॉकी जो है ना वो फेडरेशन वाले और जो गवर्नमेंट है यही उनको सपोर्ट करेंगे। हम कोई मतलब के लेवल पे अच्छे लेवल पे जाएंगे फिर ही हम कोई आगे टूर्नामेंट गोल अचीव कर सकते हैं। मतलब कि अभी तो हम एशियन के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके क्योंकि हमें कोई सपोर्ट ही नहीं करता। बिल्कुल, अगर हम छोटे लेवल से हम ऊपर जाएंगे तो ही जाएंगे, इसी तरह एकदम तो नहीं जा। मैं कहूँगी जी मैं ओलंपिक बनना चाहती हूँ, ओलंपिक में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, वो ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। उसके लिए हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, सब मिल के करेंगे तो। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो वुमेन हॉकी टीम है ये भी ओलंपिक्स में जाए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ से मेडल भी जीत के लिए। अमरीन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। लेकिन अमरीन ने जो बात की कितनी दिलशिकन है कि हमारा कौमी खेल हॉकी और उसके बाद वो मेंस की हो या विमेन की हो, वहाँ पे जो इस वक्त ज़बू हाली है ये हमारे तमाम नेशनल जितनी चीज़ें हैं उन सब की किस्मत में है। बिल्कुल ऐसे ही, और हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी और हमारे जो ओलंपियंस हैं, साबिक ओलंपियंस, वो भी शिकवा करते हैं। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।